ग्रीन मून पर आप सुन रहे हैं ओ हेनरी की लिखी कहानी, एक समाचार पत्र की आत्मकथा, मेरी यानी एडम सिद्दीकी की आवाज़ में। किसी की दुकान पर सुबह 8 बजे ताज़ा समाचार पत्र आए रखे थे। ग्राहक समाचार पत्र लेकर गले में स्वयं ही पैसे डाल देते थे। अपने व्यवसाय की इस धूर्तता रूपी सुविधा का लाभ उठाकर ही वह सामने चहलकदमी कर रहा था। ग्राहक अपना कार्य करते थे और वह गले पर नज़र रखता था। इस प्रकार वह एक पंथ दो काज की कहावत चरितार्थ कर रहा था। यह समाचार पत्र नीति व रुचि की वजह से पाठकों का शिक्षक, पथ प्रदर्शक, हितैषी, घरेलू परामर्शदाता और रोज नामचा सभी कुछ था। समाचार पत्र की अनेक विशिष्टताओं में हम महज 3 संपादकीय लेख उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। इनमें से पहला लेख सरल, शुद्ध एवं ओजपूर्ण शैली में अभिभावकों व अध्यापकों को संबोधित करते हुए लिखा गया था, जिसमें बच्चों की शारीरिक रूप से सजा देने की बुराई की गई थी। दूसरे लेख में एक बदनाम मजदूर नेता पर दोष लगाते हुए साफ साफ चेतावनी दी गई थी। वह नेता अपने समर्थकों को इकट्ठा करके एक दुखदायी हड़ताल शुरू करना चाहता था। तीसरे लेख में मनोरंजक भाषा में यह मांग की गई थी कि पुलिस विभाग की प्रत्येक तरह से सेवा व मदद की जाए ताकि वो आम जन की सेवा अच्छी तरह से कर सकें। इस तरह से महत्वपूर्ण उपदेशों और परामर्शों के अतिरिक्त शहर के रहवासियों की सेवा में व्यक्तिगत स्तंभ के संपादक असरदार टोटके और व्यावहारिक जानकारियां भी प्राप्त करा रहे थे। किसी नौजवान द्वारा अपनी प्रेमिका के अड़ियल रवैये की शिकायत करने पर प्रेमिका को वापस कैसे जीतें यह ढंग सुनाया गया था। इसी तरह सुंदरता के स्तंभ में किसी युवा युवती द्वारा चमकदार नेत्र, गुलाबी गाल और खूबसूरत चेहरा प्राप्त करने के पूछे गए सवाल पर जवाब भी दिया गया था। एक और आकर्षक इश्तिहार व्यक्तिगत स्तंभ में प्रकाशित हुआ था। प्रिय जैक, मुझे क्षमा करना, तुम्हारी बात ठीक थी। आज प्रातः 8 बजे मेडिसन स्क्वायर में मुझसे मुलाकात करना। हम दोपहर के समय चल देंगे। तुम्हारा कसूरवार। एक युवक 8 बजे गिसीपी की दुकान के सामने से गुजरा। थकान एवं गर्मी से उसकी आंखें जल रही थीं। उसने जाते जाते गल्ले पर तीखी नज़र डाली और सबसे ऊपर का अखबार उठा लिया। पूरी रात करवटें लेकर गुजारने के बाद वह काफ़ी देर से उठा था। कार्यालय 9 बजे तक पहुंचना था, किंतु उससे पहले ही जल्दीबाजी करते हुए उसने हजामत बनवाई और एक प्याला कॉफ़ी पीनी भी ज़रूरी समझी। दाढ़ी बनवाने के बाद वह जल्दी से आगे बढ़ा। समाचार पत्र को उसने लंच में पढ़ने का मन बनाते हुए मोड़कर अपनी कोट की जेब में रख लिया, किंतु अगले चौक पर समाचार पत्र उसकी जेब से गिर पड़ा और साथ में उसके नए दस्ताने भी। काफ़ी दूर पहुंचकर उसे यह ज्ञात हुआ और वह बड़बड़ाता हुआ फिर से वापस आया। वह उस मोड़ पर ठीक 8:30 बजे पहुंचा, जहां उसका अखबार और दस्ताने फुटपाथ पर गिरे हुए थे। किंतु हैरानी की बात है कि जिन वस्तुओं को तलाशने वह इतनी दूर से लौटा था, उनकी ओर किसी ने खुद उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसके विपरीत उसने 2 बेहद नाजुक हाथों को मजबूती से थाम लिया और नशीली भूरी आंखों में झांकने लगा। उसका उल्लास
उसके दिल में समा नहीं रहा था। प्रिय जैक, लड़की ने कहा, मैं जानती थी कि तुम ठीक समय पर आओगे। वह स्वतः बोला, इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया। किंतु प्रत्यक्षता उसने कहा, सब ठीक है, सब ठीक है। पश्चिमी दिशा से उठे वायु के झोंकों ने अखबार को फुटपाथ से ऊपर उठाया और उसके पृष्ठों को बिखरी अवस्था में नज़दीकी गली में उड़ा दिया। उसी गली में एक पुरानी बग्घी में बैठकर वह युवक जा रहा था जिसने व्यक्तिगत स्तंभ में संपादक से अपनी स्वप्न सुंदरी प्रेमिका को जीतने का तरीका पूछा था। हवा के झोंकों ने शरारतपूर्ण सरसराहट के साथ उस उड़ते हुए समाचार पत्र के पन्नों को बग्घी में जुते टट्टू के आंखों पर ढांप दिया। टट्टू भड़का और बग्घी को लेकर वह 4 गलियों तक इतनी तीव्रता से दौड़ा कि गाड़ी व टट्टू एक धब्बे के समान नजर आने लगे। तब होनी ने और इजाफा किया और सड़क किनारे नल ने जिससे बग्घी टकराई और चूर चूर हो गई। उसे हाँकने वाले श्रीमान कोलतार की सड़क पर उछलते हुए गिरे और भसड़ गए। ठीक सामने ही लाल पत्थरों से निर्मित एक बड़ी इमारत थी। उस इमारत में से कुछ आदमी भागते हुए आए और शीघ्रता से उन्हें उठाकर भीतर ले गए। ठीक उसी समय उनकी भेंट उस लड़की से हुई जो उसे फायदा देने के लिए उसके सिरहाने का तकिया बनने के लिए भी तैयार थी। मौजूदा लोगों की सवाल पूछती आंखों की फिक्र किए बगैर वह उस पर झुकते हुए बोली, ओ, यह तुम थे। क्या तुम नहीं जानते थे कि यदि तुम मर जाते तो मैं मैं भी मर जाती? और रहने देते हैं, हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अखबार के दूसरे पन्नों ने क्या गुल खिलाया। पुलिसकर्मी ओब्रायन ने अखबार के पन्ने को पकड़ लिया। सैंडल बेल्स कैफ़े के विशिष्ट द्वार के सामने खड़े होकर उसने छितराए पन्ने को अपनी लंबी उंगलियों से सीधा करके पढ़ा। एक शीर्षक पंक्ति को उसने विशिष्ट रूप से 2 बार पढ़ा। पुलिस की मदद करने हेतु समाचार पत्रों को पहल करनी चाहिए। किंतु वाह, यह तो डैनी बारटेंडर की आवाज़ है। द्वार पर खड़ा वह कह रहा था, प्री माइक, आओ, यह घूंट तुम्हारे लिए है। अखबार के उन गहरे गहरे शीर्षकों के पीछे मुंह पर आवरण रूप लिए हुए वह पुलिसकर्मी ओब्रायन ने उस अमृत के घूंट को पी लिया। न्याय का वह हट्टा कट्टा रक्षक नई ताजगी और तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। क्या इस बात से संपादक के गौरव की अनुभूति नहीं होती कि उसके श्रम का इतना तेज और ऊंचा परिणाम पुलिस को तुरंत ही प्राप्त हो गया था? पुलिसकर्मी ने अखबार को मोड़कर सड़क पर जाते हुए लड़के से मस्खरी करने के अंदाज में उसके बगल में टिका दिया। उस लड़के का नाम जॉनी था। वह उस अखबार को अपने घर ले गया। जॉनी की बहन का नाम ग्लैडिस था और उसी ने अखबार के सौंदर्य स्तंभ के संपादक से चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने का व्यवहार कुशल तरीका पूछा था। इस बात को कई सप्ताह बीत चुके थे, अतः उसने जवाब की उम्मीद त्याग दी थी। ग्लैडिस निस्तेज आंखों वाली एक पीली पीली लड़की थी। उसके चेहरे पर अतृप्ति के भाव सदैव झलकते थे। वही पुराना असंतोष। वह नया जूड़ा खरीदने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। उसने जल्दीबाजी में जॉनी के लाए अखबार के पन्नों को आंतरिक कपड़ों के नीचे पिन से नत्थी कर लिया। इस प्रकार चलने से जो सरसराहट हुई वह वास्तविक रेशम की सरसराहट से मिलती जुलती थी। नीचे सड़क पर ग्लैडिस की मुलाकात नीचे मंजिल पर रहने वाली एक लड़की से हुई। उसका नाम ब्राउन था। ब्राउन उससे बातचीत करने के लिए रुक गई, किंतु जल्दी ही जलन से भर उठी।
ग्लैडिस के चलने पर जो सरसराहट हो रही थी वह तो $5 प्रति गज वाले असली रेशम के कपड़े में ही हो सकती है। डा की आग से झुलसती हुई उस लड़की ने कोई नफरत भरी बात कही और मुंह बिचकाते हुए आगे चली गई। ग्लैडिस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई। उसकी आंखें अब सितारों के समान चमक रही थीं। उसके गालों पर लालिमा दमकने लगी और चेहरे पर विजेता के समान संजीवनी हंसी का उजाला हो गया। वह खूबसूरत थी। यदि अखबार के सौंदर्य संपादक ने उसे तब देखा होता। मेरे विचार से उस संपादक के जवाब में कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी कि सादगी भरे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए दूसरों के प्रति दया की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। समाचार पत्र के संपादक ने जिस श्रमिक नेता के खिलाफ बेहद प्रभावकारी तरीके से आवाज़ बुलंद की थी वह ग्लैडिस और जॉनी का पिता था। उसने उस अखबार के बचे हुए पन्ने को उठा लिया। उसने ग्लैडिस ने रेशमी वस्त्रों की सरसराहट ईजाद की थी और बाकी बचे पन्ने वहीं रह गए थे। उस संपादकीय लेख पर उसकी निगाह नहीं गई, किंतु उसके हाथ एक शब्द पहेली लग गई और वह उस अखबार को लिए जो बेवकूफ़ व ज्ञानी सभी लोगों को उलझा देता है, उस पहेली को हल करने में लग गया। श्रमिक नेता ने समाचार पत्र का आधा पेज फाड़ लिया और मेज़, कलम व कागज़ से युक्त होकर पहेली को सुलझाने के लिए मेज़ से चिपक गया। 3 घंटे बाद श्रमिक नेता की तय स्थान पर राह देखने के पश्चात अन्य कई दक्षिणपंथी नेताओं ने पंचों द्वारा निर्णय कराने के फैसले की घोषणा की और इस तरह मजदूरों की वह हड़ताल और उसके बुरे परिणाम उस वक्त टल गए। अखबार के अगले संस्करण में रंगीन स्याहियों से उस मजदूर नेता को पराजित करने संबंधी अपने ही संपादकीय की काफ़ी तारीफ छापी गई। जॉनी एक निजी विद्यालय में पढ़ता था। जॉनी एक निजी विद्यालय में पढ़ता था और अपने शिक्षक से उसकी बनती नहीं थी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, समाचार पत्र के प्रातः वाले अंक में शिक्षार्थियों को शारीरिक सज़ा देने के खिलाफ एक असरदार संपादकीय छापा गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। जॉनी ने उस अखबार को मोड़कर अपनी कोट के अंदर रख लिया था। इस प्रकार जब पीठ पर उसकी पिटाई हुई तो उसे कुछ खास चोट नहीं लगी। क्या इन सब के बाद भी आपको अखबारों की अतुलनीय ताकत पर यकीन नहीं होता?